श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे गोपाल भजमन श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज के तीसरे दिन की कथा में हम आपको भेड़ियों के उत्पात से ब्रजवासियों का उस स्थान को छोड़कर श्री वृंदावन में जाने की कथा का वर्णन सुनाएंगे। कृपया सभी भक्तजन हमारी हरिवंश महापुराण की कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्न चित्त मन से सुने। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हरिवंश महापुराण की जय, बालकृष्ण लाल की जय अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार उन दुर्जन भेड़ियों को बढ़ते हुए देख समस्त ब्रज के स्त्री पुरुष एकत्रित हो उस समय इस प्रकार मंत्रणा करने लगे, अब हमें इस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग दूसरे किसी विशाल वन में चलें जो हमारे लिए कल्याणकारी, सुखपूर्वक रहने योग्य तथा गौओं के लिए भी सुखदायक हो। विलंब करने से क्या लाभ, हम आज ही अपने गोधनों के साथ यहाँ से चल दें। भेड़ियों से हमारे सारे ब्रज का भयंकर वध न हो जाए, इसके पहले ही हमें यहाँ से प्रस्थान कर देना चाहिए। इन भेड़ियों के सारे अंग धूमिल और लाल रंग के हैं, इनकी बड़ी बड़ी दाढ़ें हैं, ये नखों से बकोट लेते हैं, इनके मुख काले हैं और रात के समय भी भीषण गर्जना करते हैं। हमें इनसे बड़ा भय लगता है। घर घर की स्त्रियां करुण क्रंदन करती हुई यूँ कहती हैं कि हाय, इन भेड़ियों ने मेरे पुत्र को, मेरे भाई को, मेरे बछड़े को और मेरी गाय को मार डाला है। उनके रोने के शब्द से और गाय के रवाने से चिंतित हो एकत्रित हुए ब्रज के वृद्ध पुरुषों ने ब्रज को वहां से उठा देने का ही निश्चय किया। जब नारद जी ने वृंदावन में जाने के लिए उनके मत को जान लिया, तब ब्रज को नई जगह बसाने एवं गौओं के हित के लिए वृंदावन में निवास करने के निमित्त उन सब के दृढ़ निश्चय को समझ लिया। तब वे बृहस्पति के समान यह महत्वपूर्ण वचन बोले, यदि यह बात निश्चित हो गई है और हमें जाना ही होगा तो आज ही यात्रा कर देनी चाहिए। शीघ्र ही सारे ब्रज में यह आदेश दे दिया जाए कि तुम सब लोग शीघ्र ही यहाँ से प्रस्थान के लिए तैयार हो जाओ, देर न करो। फिर तो प्राकृतिक जनों द्वारा ब्रज में यह घोषणा करा दी गई कि ब्रजवासियों, शीघ्र ही गौं को तैयार कर लो, अपने बर्तन भाड़ों को छटकों पर लाद लो, बछड़ों के समूह को अभी हाँक दो, गाड़ियां जोतो और यहाँ से वृंदावन में रहने के लिए प्रस्थान करो। नंदगोप का कहा हुआ यह उत्तम वचन सुनकर सारे ब्रज के लोग जाने के लिए उत्सुक हो शीघ्र ही उठ खड़े हुए। इस प्रकार जब वे ब्रज वहां से उठने लगा, तब लोग गोपों का कोलाहल इस तरह सुनाई देने लगा, अरे चलो उठो, हम सब लोग चल रहे हैं, क्या सो रहे हो, जाओ छकड़ा जोतो। गाड़ियां और छकड़ों से युक्त यह ब्रज जब वहां से उठकर चला, उस समय ऐसा भयंकर कोलाहल हुआ, वहां ब्यागों के दाड़ने की भारी आवाज हो रही हो अथवा समुद्र की गर्जना सुनाई देती हो। सिर पर माट और घड़े उठाए गोपियों की पंक्ति जब ब्रज से निकली, उस समय ऐसा जान पड़ा
मानो आकाश से ताराओं की पात उतर आई हो। उनके नीले पीले और लाल वस्त्र स्तनों के अग्रभाग पर ऊंचे दिखाई देते थे। उन वस्त्रों से सुशोभित हो मार्ग पर चलती हुई गोपियों की पंक्ति इंद्रधनुष के समान शोभा पाती थी। कुछ गोप मोटी और पतली रस्सियों के बोझ लिए मार्ग में चल रहे थे। वे रस्सियां उनके अंगों पर लटक रही थी। उनसे उपलक्षित होने वाले वे गोप बरों से युक्त बट वृक्ष के समान प्रतीत होते थे। आगे बढ़ते हुए सौभाग्यशाली संकटों के समूह से उस ब्रज की शोभा हो रही थी, मानो पवन की प्रेरणा से वेग पूर्वक चलते हुए असंख्य जलपूतों जहाजों से युक्त महासागर सुशोभित हो रहा हो। एक ही क्षण में ब्रज का यह स्थान उसर भूमि के समान सूना हो गया। वहां जो अन्न आदि द्रव्यों के कण बिखरे हुए थे, उनके कारण उस स्थान पर कौओं की मंडली छा गई। तदंतर क्रम से कौओं की मंडली छाते देख क्रम से आगे बढ़ता हुआ वह ब्रज वृंदावन में जा पहुंचा और गौओं के हित के लिए बहुत दूर तक फैलकर बस गया। सीमा पर छकड़ों के बाड़ लगा दिए गए सारा ब्रज अर्धचंद्र की आकृति में स्थित हो गया। बीच के भूभाग की चौड़ाई 1 योजन और लंबाई 2 योजन की थी। बड़ी हुई कंटकी, नील कांटे आदि तथा शाखाग्र भाग को ऊंचे रखकर गाड़े गए कांटेदार वृक्षों के द्वारा वह वृक्ष चारों ओर से सुरक्षित था। कहीं दही दूध के माटों से मथानी डाली जा रही थी, कहीं मथानी में बंधी हुई रस्सी खींची जाती थी, कहीं इधर उधर गगरियां या माटों को जल से धोया जाता था, कहीं कील या खूंटे गाड़े जाते थे जिनमें मोटी पतली रस्सियां बंधी होती थी, कहीं बहुत से खंबे खड़े किए जा रहे थे, कहीं छकड़े घुमाए जाते थे, कहीं मंथन पात्र या माट में डाले गए थम के सिर पर रस्सियां बांधी जाती थी, कहीं घर छाने के लिए संचित चटाइयों तथा तिनकों के समूह बिखेरे पड़े थे, कहीं यत्र तत्र वृक्षों की शाखाओं पर पक्षियों के रहने योग्य स्थान बनाए जाते थे, कहीं गौओं के रहने योग्य स्थानों की शोध हो रही थी, कहीं ओखलियां रखी जाती थीं, उन्हें पूर्वाभिमुख करके धोया जा रहा था, कहीं आग जलाई जाती थी, कहीं छकड़ों पर से अपनी मौत से मरे हुए बछड़ों के चर्म से निर्मित बिछौना सहित पलंग उतारे जा रहे थे, कहीं गोपियां अपने सिर से जल का घड़ा उतारती हुई उस वन की शोभा दिखाती थी। कुछ गोपांगना सब ओर घूम घूम कर वृक्षों की डालियां खींच रही थी। क्या बूढ़े क्या जवान, सभी गोपों के हाथ कार्य में अत्यंत व्यस्त थे। वे कुठारों से काट और वृक्षों को भी काट रहे थे। इन सब के कारण वन से गिरा हुआ यह ब्रज